हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप यहाँ पे जुड़ करके अपने पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि हम लोग मंडे से जो है अब आपकी मुगल की क्लास शुरू होगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने ये क्लास नहीं ज्वाइन की है, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पे मुगल की क्लास चल रही है, मुगल एम्पायर की। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो स्टूडेंट, उन दोनों में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है अपनी समझ जो है बहुत बेहतर करते हुए जो आपका जो सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है उसको आप पढ़ें। सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए मेरे क्लास से जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और यहाँ पे आपके फैक्ट्स भी क्लियर होंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग मिडिवल इंडिया से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो है हिस्ट्री की क्लास। तो आप लोग मिडिवल इंडिया में दो पोर्शन को अगर आप बांट के चलें, एक तो आपका है सल्तनत एरा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। और अब हम लोग किस पे चल रहे हैं, मुगल काल पे, मुगल एरा। तो जिन्होंने भी सल्तनत की क्लास मिस की है वो क्या करें, इन क्लास को जा करके फिर से देखें। अगर फिर से क्या, अगर नहीं देखा तो फिर एक बार और जाके उसे देखें, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप अपना जो मैसेज है वो ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। आपको जो अब तक चीजें पता चल चुकी हैं वो क्या है, वो ये है कि 1206 में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों के द्वारा, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या फिर इल्तुतमिश के वंश हो, मैंने बताया था कि सल्तनत काल में 5 डायनेस्टी जो है, अलग अलग वंश के जो है शासक होते हैं इन 300 सालों में। तो उन्होंने शासन किया। जो लास्ट एम्परर था स्टूडेंट, वह कौन सा था, वह था लोदी वंश से। लास्ट एम्परर जो सल्तनत का था उस टाइम पे कौन सा वंश चल रहा था, लोदी वंश चल रहा था, लोदी डायनेस्टी थी। और इस समय लास्ट एम्परर जो था वो कौन था, इब्राहिम लोदी। इसकी रण क्षेत्र में हत्या हुई थी। यह सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसे रण क्षेत्र में जो है वह मारा गया था बाबर के द्वारा। और हम देखते हैं पानीपत का युद्ध जो है, जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सिर्फ लोधी वंश का शासक नहीं मारा गया, बल्कि लोधी वंश भी खत्म हुआ। और दूसरी चीज ये देखते हैं स्टूडेंट, जो सल्तनत पीरियड चल रहा था वह भी क्या होता है, वह भी आपका खत्म होता है। एक नए पावर का आरंभ होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मुगल काल के नाम से जानते हैं, मुगल पावर के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मुगल आए तो इतना आसान नहीं था कि वो सिर्फ क्या करें, लोधियों को हटा करके पावर जो है अपने पास ले ले। क्योंकि उस समय जब बाबर जब भारत में आया, पानीपत के युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हटाया, हरा दिया, उसे मार दिया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो लोदी हैं, जो अफगान हैं, वो भारत में पूरी तरीके से खत्म हो गए। एक बहुत ही मजबूत अफगान तबका बाबर के लिए हमेशा विरोध के लिए खड़ा रहा। बाद में बाबर के पुत्रों हुमायूं के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम देखते हैं अफगानों का जो भय था वह उस समय तक भी बरकरार था। यहाँ तक कि हुमायूं को तो अपना पावर भी क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। तो एक तो अफगान थे, ऊपर से भारत में भी कई सारे जो है अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था। इसमें बंगाल था, आपका विजयनगर एम्पायर था, बहमनी थे, कई सारे एम्पायर थे और राणा सांगा थे। तो इस दौरान जिस समय क्या होता है, बाबर जो है इब्राहिम लोदी से लड़ता है। उस लड़ाई के बाद ऐसा नहीं है कि बाबर को क्या हुआ, जो है वो पावर भारत का या भारत का जो तख्त ताज है उसको तुरंत मिल गया। उसके बाद भी उसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। हम देखेंगे खनवा का युद्ध में, घाघरा का युद्ध हो जाए या फिर चंदेरी का युद्ध हो जाए, कई सारे युद्ध वो लड़ता है, भारत के कई सारे शासकों को पराजित करता है। उसके बाद जो है वह क्या करता है, सत्ता जो है उसके पास आती है, मुगल पावर जो है, फिर मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट बाबर करता है।
तो मैंने ये कहा, ये जो चीज़ें आपने समझी कि लोधी डायनेस्टी का तो अंत हुआ, सल्तनत काल का अंत हुआ, लेकिन अगर जब यहाँ पर एक गैप आ जाता है तो उसको फिल करने के लिए कई सारे क्या होते हैं, विकल्प आपके पास रहते हैं। इस समय हमारे सामने कई सारे विकल्प भी हैं और उसमें एक बाबर भी है। अब इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, और जो इसमें जीतेगा वही क्या करेगा, भारत पर राज्य करेगा। और इसमें हम देखते हैं कि बाबर क्या होता है, सफल होता है। तो खैर हम अब जानते हैं बाबर के बारे में। कुछ पिक्चर्स है, ऐसा नहीं है कि उस समय कोई कैमरा मैन था और उसने जाके क्या की, उसने जाके ये पिक्चर्स क्लिक किए, इमेजिनेशन है कई सारे। और कई सारे जो है, आपको एक और बात बता दूं, जो मुगल एम्पायर था उसमें कई सारी पुस्तकों में बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं, ड्राइंग की गई है, तो उसी के आधार पर कुछ ड्राइंग्स तैयार की जाती है जो आपको एक मोटा मोटी जो है एक समझ दे सके कि उस समय का ज़माना कैसा रहा होगा। तो इसीलिए मैं इन पिक्चर्स का यूज़ करती हूँ हमेशा। जब हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे स्टूडेंट तो बहुत सारे शब्द आएंगे, ज़मींदारी, मनसबदारी, इजारेदारी, कई सारे टर्म्स हैं जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, जो आप समझने में अभी तक जो है सफल नहीं रहे होंगे। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब डिस्कस करेंगे जब ये टर्म हमारे पास आएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जब आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाया जाएगा, देखिए एक चीज़ और समझिए, आज आपकी क्लास का आरंभ है मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य की क्लास जो है आपकी यहाँ से आरंभ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में आप क्या करेंगे, बाबर भी पढ़ लेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब एक साथ पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से जंप मार के चलेंगे तो क्या करेंगे, जंप मार के एग्जामिनेशन में आंसर भी देंगे। तो आपको जंप नहीं मारना है ना, आपको चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी बगल वाले के पास बैठे तो उसको लगे कि हाँ इसको इतिहास की बड़ी अच्छी जानकारी है, तो आपको उस तरह से पढ़ना है। और आपको मालूम है कि आजकल जितने भी स्टेट पीसीएस हो जाए, चाहे आपका यूपीएससी हो जाए, उनका कभी ये पैटर्न नहीं रहा है कि खनवा का युद्ध कब लड़ा गया है ना, या फिर मतलब ऐसा एकदम स्ट्रेट सा नहीं पूछते, वो हमेशा ट्विस्ट करके 2-3 चीज़ों को देते हैं। तो आपके पास उसको इंटरलिंक करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मुगल साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आज आपकी क्लास जो है वो फोकस किस पे है, बाबर पे है। बाद की क्लास में हम हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तरवर्ती कुछ मुगल शासक हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आज आपकी क्लास होनी है वह किस पे, क्योंकि फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर वी मस्ट नो हु इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड व्हाट ही डिड इन हिज एरा। तो अब हम बात करें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। समय देख लीजिए 1526 से 1530। आज के समय में आप देखिएगा, जैसे अब तो दुनिया बहुत बदल गई ना, दुनिया बहुत चेंज हो गई। अब हम लोग क्या है 25 साल 30 साल इन सालों में भी क्या होते हैं, अपने माँ बाप के सामने बच्चे ही होते हैं, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी हमें जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, ये जो बाबर है ये मात्र 11 साल की उम्र में इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, इसके लोगों ने बगावत कर दी। मतलब उस समय इसको मात्र 11 साल की अवस्था में ये क्या हुआ स्टूडेंट, एम्परर बना, यानी शासक बना। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को हुआ, और कहाँ हुआ था, मावरा उल नहर। तो ये ट्रांसऑक्सियाना की जगह पर एक छोटा सा जगह है, उज्बेकिस्तान इन सब के आसपास का है ना, वहीं पर एक छोटी सी रियासत थी फरगना, वहीं पर इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम कई बार एग्जामिनेशन में आपकी बीपीएससी वगैरह में तो इसका फेवरेट क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का नाम क्या था, उसकी दादी का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम क्या था। तो जान लीजिए उसके पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था, और यह कौन थे, फरगना के जागीर के मालिक थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था कुतलुग निगार खान नाम था इनकी माता का। बाबर जो था अपने पिता के पक्ष से, एक चीज और इसका अगर आप वो क्रोनोलॉजी समझिएगा तो ये अपने पिता के पक्ष से स्टूडेंट तैमूर का जो है 5वां वंशज था, और मातृ पक्ष से ये चंगेज खां का जो है 14वां वंशज था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर के रक्त में तुर्क और चंगेज यानी मंगोल, इन दोनों का रक्त क्या था, मिला हुआ था, सम्मिश्रण था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली यह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। कौन सा था, चगताई वंश था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की अल्प आयु में 1194 में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ से मिला लीजिए इसकी एज कितनी होगी, 83 में तो पैदा ही हुआ, 83 से 93
93 और 94, मात्र 11 साल की उम्र में जो है वो शासक बन गया। आज के टाइम पे क्या है, 25 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसा नहीं है कि आप बुरा माने, मैं अपने पे भी इसको लागू करती हूँ। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं, जब पहले के लोगों को ना उस समय जिम्मेदारियां बहुत जल्दी मिल जाती थी, क्योंकि उस समय चीज़ें इस तरह से, जिस तरह से अब के टाइम पे एजुकेशन है, करियर है, बहुत सारी चीज़ें जो है इस्टेब्लिश हो गई हैं। उस समय चीज़ें आप देखेंगे कि चीज़ें जो है अपने मतलब रूप ले रही हैं, आकार ले रही हैं, तो उस समय के लोगों को और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। आज देखिए, इसके बावजूद क्या होता है स्टूडेंट, इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी हम परेशान हो जाते हैं। उस समय तो ज़िंदगी क्या ही होगी, ना लाइट्स है, ना कुछ है, ना इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फिर भी लोग क्या है 11 साल की उम्र में शासक बन जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बता रही, इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको ताकि आप इन्फीरियर फील करें, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सबको पढ़ने, इतिहास आपको क्या बताता है, देखिए इतिहास में मेनली आपको ये पता चलना चाहिए कि आप में बहुत मतलब क्या कहते हैं, असीमित संभावनाएं हैं आपके पास, मतलब अनंत संभावनाएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि आप पीसीएस क्लियर करें, आप यूपीएससी क्लियर करें, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जब 11 साल की उम्र में कोई क्या हो रहा है, शासक बना, तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। बस आपका क्या, वो डिवोशन चाहिए। अगर आपने कुछ सोचा है तो आपको वो करना होगा उस शिद्दत से। कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो क्या है, हर कायनात भी मिलाने की कोशिश करती है। आप भी कोशिश कीजिए और हम लोग आपकी मदद करते हैं यहाँ पर। खैर, फिल्मी ज्ञान से इतर हम देखते हैं, बाबर का भारत पर आक्रमण, मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों, क्या हुआ था कि जब ये वहां फरगना की गद्दी पर बैठा अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो वहां पर उज़्बेक शासक थे स्टूडेंट, और सफवी थे। इन लोग वहां पर मतलब बाबर को, क्योंकि 11 साल का लड़का था, उसको कई सारी चुनौतियों के सामने करने पड़ रहे थे। जैसे कि वहां पे उज़्बेक हैं, सफवी हैं, उस्मानी हैं, कई सारे शासक थे, और बार बार ये उज़्बेकों से पराजित हो रहा था। तो शैबानी खान नाम था उस उज़्बेक का, जिसने इसे बार बार बाबर को पराजित किया था। बाद में ये तंग आकर के समझ जाता है कि अब अपना जो पैतृक अधिकार वाला जो मामला है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए, और फिर यह कहाँ आता है, दक्षिण पूर्व में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करता है। दक्षिण पूर्व कौन हुआ, अपना भारत ही इस तरफ वाला एरिया हुआ। तो ये सोचता है कि चलो अब क्या, मतलब यहाँ पे तो ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे, चलते हैं हम लोग दक्षिण पूर्व। और इसी कड़ी में बाबर ने 1504 में जो है काबुल पर अधिकार कर लिया, और उसके 1507 में उसने जो है पातशाह की उपाधि धारण की। 1504 तक ये लड़ता भिड़ता हुआ पहुंचा, काबुल पर अधिकार कर लिया, और 1507 में पातशाह की उपाधि धारण की। बादशाह से पहले बाबर जो है किसका, मिर्जा की उपाधि जो है स्टूडेंट धारण करता था, मगर काबुल विजय के बाद इसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर जिस समय भारत पर आक्रमण किया, अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा था कि इस समय कई सारे दावेदार थे, क्योंकि एक तरह से तो लोधी डायनेस्टी क्या है, कमजोरी हो चुकी है। सल्तनत पीरियड जो है अपने क्या, तैमूर के ही आक्रमण के बाद से ही हमने देखा था कि लगातार जो है कमजोर हो रहा था। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही हमने देखा था कि जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे राज्यों को, दक्षिण राज्यों को मिला गया, उन सब ने ज्यादातर ने क्या कर दिया, फिर विद्रोह कर दिया उसके लास्ट टाइम पर। लोधी और सैयद के टाइम पे तो और बुरी स्थिति आ चुकी। तो जब हम लोधी की बात करते हैं, लोधी डायनेस्टी की, तो उस समय तक तो बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व हो चुका था भारत में, जैसे कि बंगाल हो गया, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर, ये सब जो है बहमनी, इन सब रियासत जो थे जिस समय भारत में बाबर आया, ये सब क्या थे स्टूडेंट, एक स्वतंत्र रियासत के रूप में थे। बाबर की एक आत्मकथा है जिसे तुजुके बाबरी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं, बाबर नामा भी कहते हैं। इसमें उसने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के कल्चर, भारत के पेड़ पौधे, फ्रूट्स, लोगों की क्या हैबिट है, इन सब चीज़ों के बारे में इसने बताया है। और इसके साथ ही इसने कहीं ना कहीं से हमें उस समय के सिनेरियो को भी बताया कि क्या पॉलिटिकल सिनेरियो थे। तो बाबरनामा में इसने सिर्फ 5 मुस्लिम शासकों के बारे में बताया है, जो कहाँ थे, बंगाल में थे, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। और 2 शासकों के बारे में बताया है जो कि हिंदू थे, जिनका जिक्र किया है वो कौन थे, विजयनगर का इसने जिक्र किया है। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के जो तत्कालीन शासक थे कृष्णदेव राय, उनको सभी भारतीय राजाओं में सबसे शक्तिशाली मानता है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण जो है पंजाब के सूबेदार, ये जो थे ये इब्राहिम लोदी के एक तरह से रिश्तेदार थे, और इब्राहिम लोदी के बहुत खिलाफ थे, जो लास्ट लोदी शासक था।
तो दौलत खान लोदी ने दिया था, और ये कौन थे, इब्राहिम के इसके अलावा जो है इब्राहिम के चाचा भी थे आलम खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था, क्योंकि ये काबुल में था, तो आप आइए जरा सा हमारी मदद कीजिए। राणा सांगा द्वारा भी भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख जो है हमें बाबर बताता है अपनी आत्मकथा में, कि राणा सांगा ने भी उसे कहा था कि वो भारत आए और अटैक करे, क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे। लेकिन एक चीज और बता दूं कि इस बात का, ये जो बात जो बाबर कह रहा है कि राणा सांगा ने भी उसे इन्वाइट किया था, तो ये सिर्फ हमें स्रोत, इसका साक्ष्य जो है और कहीं से नहीं पता चलता है, सिर्फ बाबरनामा ही बताता है। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो सिर्फ बाबरनामा में ही लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि अगर कोई चीज कही जा रही है, तो जैसे कि मैंने कह दिया कि आज के दौर में कुछ ऐसी बात कह दी, मैं कह देती हूँ कि आज के दौर में हमारी क्या कहते हैं इकोनॉमी बहुत बूम पे, मतलब हम लोग एकदम बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो मेरी बात को कई जगह से काउंटर किया जाएगा। स्टूडेंट स्पेशली जो कल की पीढ़ी पढ़ेगी, तो वो अगर कुछ लिखित डॉक्यूमेंट है तो उसके साथ कई लोगों के भी वक्तव्य पढ़ेगी कि क्या मेरी बातें उनसे मैच खाती हैं। अगर बहुत विरोधाभास है तो इसका मतलब मैं गलत बोल रही हूँ, या फिर उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया तो उस पर हमें क्या होता है, डाउट होता है कि वो बंदा सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। इतिहास को ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो इतिहासकार होते हैं उसका निरीक्षण ऐसे ही करते हैं कि क्या बातें सत्य थी और क्या बातें गलत थी। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो बाबर ने जो पानीपत का अटैक किया था 1526 में, उससे पहले भी भारत पर बाबर ने 4 बार आक्रमण किया था स्टूडेंट। और ये पानीपत, अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत विजय भारत पर जो है इसका 5वां आक्रमण था। भारत पर इसका पहला आक्रमण कब हुआ था, 1519 में हुआ था, बाजौर पर किया गया था। और इसी आक्रमण में इसने जो है भेरा के किले को जीता था। भेरा जो है बहुत मजबूत किला था जिसे इसने जीता था, और इसने अपनी आत्मकथा में कहा है कि इस किले को जीतने में उसने सबसे पहले क्या किया था, बारूद यानी तोप खाने का प्रयोग किया था। 1519 की बात है जब इसने क्या किया स्टूडेंट, बाजौर पर अटैक किया, वहां के भेरा को किले को जीता, और बाबरनामा में ये खुद कहता है कि मैंने क्या किया, तोप खाने का इसमें प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर की विजय के मुख्य कारण उसका तोप खाना भी माना जाता है, उसका कुशल सेनापतित्व भी माना जाता है, क्योंकि एक बहुत ही, देखिए क्या है, फरगना से निकला है, 11 साल का लड़का था। 1504 में उसने काबुल जीत लिया, फिर पातशाह की उपाधि धारण कर ली, फिर उसको भारत से इनविटेशन मिला। 1519 में हम देख रहे हैं वो भारत आ रहा है, और कहीं ना कहीं से लगातार लड़ाई करने के बाद जो है कहीं ना कहीं से आप क्या हो जाते हैं, कहते हैं करत करत अभ्यास मानव के जड़ मत हो सुजाता है कि नहीं। तो जो लगातार युद्ध का अभ्यास कर रहा होगा तो उसका सेनापतित्व तो आप समझ ही सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेक जो थे, जो जिनके चक्कर में या उज़्बेक उस्मान या सफविद जो थे उनसे बहुत सब कुछ सीखा भी था, और इनके वजह से इसको जाना भी पड़ा था वहां से, फरगना से। तो इसने जो है वहां की तुलगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था पानीपत के युद्ध में। तुलगमा युद्ध पद्धति क्या होती है स्टूडेंट, और दूसरा था तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच, दो अगर गाड़ी चल रही है इसके बीच जो है जगह छोड़कर जो है उसमें जो है अपने गन्स वगैरह रखकर चलाने की विधि को हम क्या कहते हैं, तुलगमा युद्ध पद्धति कहते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नियंत्रण जो है या फिर नेतृत्व जो है उस्ताद अली और मुस्तफा खान, ये दो नाम आपसे पूछे जाते हैं। ये दोनों कौन थे, तुर्क अधिकारी थे, इसके बहुत ही अच्छे कमांडर्स थे जिन्होंने किया था। तो एक चीज समझ में आया कि बाबर का पानीपत का युद्ध जो था भारत पर 5वां आक्रमण था। उससे पहले उसने 4 युद्ध और किए थे। अब हम बात करते हैं आगे की, छोटे मोटे युद्ध रहे होंगे। जब पानीपत, आपको मैंने बताया था कि इब्राहिम लोदी जो है सल्तनत का पहला शासक था जो रण क्षेत्र में पानीपत के युद्ध के बाद क्या होता है, मारा जाता है। और जब उसने पानीपत का युद्ध जीत लिया बाबर ने, और उसने जीतने के बाद देखिए काबुल और भारत के संदर्भ में बहुत बड़ा अंतर ये है स्टूडेंट कि वहाँ के अगर आप देखें ज्योग्राफिकल कल्चर, वहाँ के जो उनका जो क्लाइमेट है बहुत टफ क्लाइमेट है अफगानिस्तान वगैरह का, और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है। जिस तरह से भारत में देखिए, भारत जो है कहीं ना कहीं से बहुत नेचर ब्लेस्ड कंट्री है, हर तरह के मौसम आपको मिलते हैं, और वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है।
तो जब वो पानीपत का युद्ध जीतता है बाबर, तो बड़ा अच्छा उसने डायलॉग कहा था, मैं अक्सर कहती हूँ कई बार, कई जगह रेफरेंस में भी मैं कहती हूँ, ये मुझे डायलॉग भी बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था, काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं। इसका उल्लेख बाबर किसमें करता है? बाबरनामा में करता है। जब इसने पानीपत का युद्ध जीत लिया तो कहा कि अब काबुल की गरीबी और नहीं, यानी भारत जो है एक समृद्ध प्रांत जो है उसने जीत लिया है, तो उसने ये कहा था। अगर हम बात करें कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी जो हार जाता है, उसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं से उसका, देखिए बाबर के अगर तुलना में आप देखें तो उसमें जो है हम देखते हैं उतना अनुभवी नहीं है, उस तरह का सेनापतित्व नहीं है। एक तो एकता का अभाव, उसके चाचा जी ही क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। कुछ अफगान उससे खुद ही मैंने बताया दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, ये सब कौन थे? अफगान थे। तो कहीं ना कहीं से वो अफगानों का समर्थन जुटाने में भी असफल रहा था। तो हम देखते हैं एकता का अभाव था और अफगान सरदारों से उसकी क्षुब्धता, क्योंकि उसने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। पानीपत का अगर हम युद्ध विराम की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्व नहीं है। क्यों नहीं है युद्ध परिणाम की दृष्टि से? क्योंकि देखिए इससे पानीपत के युद्ध से फैसला क्या हुआ? फैसला ये हो गया कि अब सल्तनत खत्म। दिल्ली सल्तनत जो अब तक सुल्तान की एक हायरार्की चली आ रही थी, जिसको फॉलो कर रहे थे अलग अलग वंश के लोग, अब वो खत्म हो चुकी है। लेकिन भारत पर कौन राज्य करेगा, इस जो सवाल है इसका जवाब अभी नहीं मिला है। ये तो तय था कि अब लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई है, अफगान डायनेस्टी खत्म हो गई है, लेकिन अगर भारत के भाग्य का अभी क्या नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, बल्कि ये लोधियों के भागों का निर्णय हुआ है कि अब आप नहीं शासन करिएगा। लेकिन भारत में कौन शासन करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राणा सांगा हैं, बहुत सारे अफगान हैं, बहुत सारे प्रतिद्वंदी अभी ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत का अगर की बात करें तो एक निर्णायक लड़ाई जरूर है, लेकिन युद्ध परिणाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि अब कौन शासन करेगा। पानीपत युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के जितने भी निवासी थे उन सबको एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था, और उदारता के कारण ही बाबर को क्या कहा गया? कलंदर कहा गया। देखिए इतना खुश हुआ भारत को जीतने के बाद, भारत को क्या मतलब पानीपत का युद्ध जीतने के बाद जो है उसने सबको एक एक चांदी के सिक्के भी दिए और कहा कि अब काबुल की गरीबी और नहीं। खनवा का युद्ध हम जानते हैं। देखिए इस समय मैंने बताया लोधी तो खत्म हुए है ना, लेकिन अफगान अभी हैं। सिर्फ क्या है, जो लोधी वंश है वो खत्म हुआ है। दूसरी ओर भारत में इस समय कई सारे मजबूत राजपूत शासक हैं, जिनमें एक नाम है राणा सांगा का। हम देखते हैं जो खनवा का युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरह से ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें बाबर जो है उसका निश्चय था कि अब हमें यहीं रहना है, और इस युद्ध को जीतने के बाद लगभग ये तस्वीर साफ हो जाती है। राणा सांगा और बाबर के बीच की अगर हम बात करें, जो खनवा का युद्ध कहाँ हुआ था स्टूडेंट, तो आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक खनवा नामक गांव है, वहां पर 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खान मेवाती, महमूद लोधी, आलम खां लोधी और मेदिनी राय ने भाग लिया। देखिए आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को बड़ा सांप्रदायिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। सब लोग नहीं करते हैं मगर कुछ लोग तो डेफिनेटली करते हैं। मगर अगर आप देखिए तो राणा सांगा के साथ कौन लड़ रहे हैं? हसन खान मेवाती, महमूद लोधी, आलम खान लोधी, ये सब अफगान है स्टूडेंट, और मेदिनी राय, तो ये लोग लड़ रहे हैं। तो देखिए उस समय क्या था, वहां पर जो है मेनली पावर का स्टूडेंट, ये मुझे लगता है उस समय कि मेनली पावर की लड़ाई चल रही है ना। पावर की लड़ाई में जिसको लगता है कि वो अगर जीत जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लोग उसको फेवर करते हैं वहां पर, और यही हो रहा है यहाँ पर। तो राणा सांगा के अगर आप देखिए खेमे में कौन है, हसन खान मेवाती, महमूद लोधी, आलम खान लोधी, कई सारे अफगान थे इनके साथ, और बाबर ने अपने, तो ये एक लड़ाई होती है। कई लोगों ने कहा कि बाबर की सेना बड़ी कम थी इस समय इस युद्ध में, लगभग अगर देखा जाए तो 1:2 के अनुपात में जो है इनकी सेनाओं का रेशियो था। राणा सांगा की जो बाबर की जो सेना थी 1 थी, तो राणा सांगा की 2 अनुपात में थी, दुगनी थी लगभग। मगर फिर भी बाबर जो है ये इस लड़ाई को जीत गया। इसको जीतने के लिए भी उसने एक टेक्निक अपनाई स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसकी सेना तो कम थी, तो उसने सोचा कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाए, और इसलिए उसने जिहाद का नाम दिया। जिहाद क्या होता है? जैसे जो सैनिक उनको ललकारना कि हम लोग का क्या है, ये धर्म युद्ध है और ये है और वो है, लंबा चौड़ा भाषण देना,
लोगों को नहीं लगा नहीं भाई धर्म के नाम पे तो क्या है, धर्म तो हमेशा, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है, तो हो सकता है वो अफीम उसने वहां पे भी यूज किया, और जो है जो थोड़े लोग थे वो पूरे क्या है, एक बिल्कुल समर्पण के तरीके से जो है उनके साथ उसने लड़ाई की, और हम देखते हैं कि ये युद्ध जो है वो बाबर जीत गया। और इसने ना सिर्फ जिहाद का नारा दिया था, बल्कि मुसलमानों पर एक कर भी लगाया जाता था, तमगा नामक एक कर होता था, मुसलमानों से लिया जाता था। उसने कहा कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम इसे खत्म कर देंगे। बाबर ने खनवा के युद्ध विजय प्राप्ति के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब क्या होता है, धर्म रक्षक एक तरह से। तो इस तरह का टाइटल वो क्यों, जबकि वो तो कुरान नहीं पढ़ रहा जा करके, या फिर लोगों को धार्मिक तो नहीं बना रहा है, लेकिन एक तरह से देखिए भीड़ को या फिर लोगों को मैनिपुलेट करना धर्म के नाम पर बहुत हमेशा से आसान रहा है। ये टेक्निक बहुत पुराने ज़माने से चल रही है। तो ये पॉलिटिकलाइज्ड है। लेकिन एक चीज़ और चीज़ बता दें, इसका रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉलिटिकलाइज है। अगर आप इतिहास से समझ रहे हैं तो इन चीज़ों को आप बेहतर समझ सकते हैं कि बाबर क्यों जिहाद का नारा दे रहा है, क्यों कह रहा है कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। बल्कि वो अगर कहा जाए एक सच्चे मतलब जो भी मुसलमानों के मापदंड हैं, क्या वो उन सब चीज़ों को पूरा करता है? ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है, लोगों का समर्थन लेने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा है। बाबर ने 29 जनवरी खनवा तो ये जीत गया। एक और इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, वो थी चंदेरी की लड़ाई थी 1528 में। यह भी जो है राजपूत राजा थे, मेदिनी राय, उन पर आक्रमण कर दिया इसने। मेदिनी राय पराजित हुए। यहाँ पर कई राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। जौहर देखिए क्या था, राजपूत जो स्त्रियां होती थी उस समय उनको डर लगता था कि ये जो दूसरे लोग हमें क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों का अगर हम उनके अधीन हो जाएंगे तो देखिए सबसे ज्यादा युद्ध में, किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा जो क्षति होती है वो बच्चों की होती है, महिलाओं का होता है, महिलाओं की होती है, उनका शोषण होता है। तो इस शोषण और इन सब चीज़ों की कल्पनाओं से डर कर जो है उस समय बेचारी जो औरतें थी उनके पास क्या उपाय ही था, तो वो क्या कर रही थी, जौहर यानी अपने आप को आग के हवाले कर देना या अपनी अहलीला समाप्त कर देना। तो उन्होंने जौहर किया था इस वाले प्रक्रिया में। बाबर ने इस युद्ध के अवसर पे भी जिहाद का नारा दिया स्टूडेंट, और इसमें जो है राजपूत स्त्रियों ने जौहर का व्रत किया था। अब एक और इंपॉर्टेंट लड़ाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया? यह अफगानों के खिलाफ लड़ा गया। अफगान कौन थे स्टूडेंट? वह भी इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले लोग थे। लेकिन दिक्कत क्या थी बाबर को कि ये क्या है, वो भारत में शासन करने के मार्ग में उसके बाधक हो रहे हैं, तो इसने क्या किया, अफगानों से भी लड़ाई किया। तो भाई मैं कह रही हूँ इसको हमें इस तरीके से सोचने की जरूरत है। 6 मई 1529 को जो है घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेनाओं को इसने पराजित कर दिया। ये एक बड़ी इसकी लड़ाई थी, क्योंकि अब ही जो घाघरा का युद्ध है इसमें कहीं ना कहीं से जो अफगान थे वो उसको चैलेंज कर रहे थे और उसने इन्हें डिफीट कर दिया। तो एक तरह आपने देखा कि राजपूतों को इसने हराया, अफगान को हराया, है ना। और इस तरह से जो उस समय की जो नॉर्थ इंडिया में शक्तिशाली पावर्स थे, जो पॉलिटिकल पावर्स थे, जो प्रतिद्वंदी थे इसके, कहीं ना कहीं से उन्हें इसने डिफीट किया, स्टूडेंट हराया। और हम देखते हैं इस युद्ध के बाद यानी घाघरा के युद्ध के बाद अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब उसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई। तो ये जो था घाघरा का युद्ध बहुत निर्णायक था। लगातार आपने देखा कि कई सारे पानीपत के युद्ध से पहले बाजोर का युद्ध लड़ता है, फिर पानीपत का युद्ध लड़ता है, फिर किसका, खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर आप देख रहे हैं घाघरा का युद्ध। तो कई सारे इसने युद्ध लड़े स्टूडेंट। लेकिन जितना ये लड़ाई आप देख रहे हैं कि कब मेरे ख्याल से 83 में, 1483 में ये पैदा हुआ था ना, तब से लेकर के अब तक में खाली लड़ ही रहा है। और बेचारा लड़ते लड़ते ही क्या हो गया, मारा गया स्टूडेंट। कैसे? 26 दिसंबर 1530 को जो है आगरे में बाबर की मृत्यु होगी। लगातार लड़ाई करते करते क्या होगा, मिला ली 1530, 30 साल इधर हो गए, और 83 में तो पैदा हुआ था, तो उधर कितने साल आपके हो गए, 10 साल, 40 और 7, 47, लगभग 50 के आसपास में जो है इसकी अहलीला खत्म हो गई। और कितनी लड़ाई की, बहुत सारी लड़ाई की। तो इसकी मृत्यु हो गई और उसे जो है आगरा में नूर अफगान, जिसको आप लोग अभी जाते होंगे तो आराम बाग के नाम से जानते हैं, वहां पर इसको दफन कर दिया गया था। लेकिन मुसलमानों में जो ज़्यादातर एम्परर रहे हैं स्टूडेंट, वो जो है कहीं ना कहीं से बोलते हैं कि मैं जब मरूँ तो मुझे यहाँ दफन करना। उनकी चॉइसेस होती हैं कि भाई हमें यहाँ करना, अगर उनका कोई लगाव है। जैसे
मैं भी जानती हूँ, मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, तो उनको उनको था कि मैं अगर ख़त्म हूँ तो मुझे यहाँ दफन करना। तो ऐसा सेंटिमेंट्स होता है अपने जगह को लेकर के। तो इसने कहा था कि मुझे काबुल में दफन करना, तो उसको बाद में जो है उसकी अस्थियाँ निकाल करके बाद में उसे काबुल में ही दफन किया गया। तो बाबर की अहलीला कब समाप्त हो गई? 1530 में। बाबर ने भारत आगमन के पश्चात हम देखते हैं कि कुषाण साम्राज्य, अगर आप प्राचीन इतिहास मेरे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कुषाण साम्राज्य में जो है पहली बार उत्तरी भारत में से जो है काबुल और कंधार सम्मिलित हुए थे। मतलब काबुल और कंधार जो है कुषाण के टाइम पे हमारे एरिया में थे। सेकंड हम देखते हैं बाबर के टाइम पर जो है काबुल और कंधार जो है मुगल हमारे इसमें आते हैं इसमें। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी नामक मापक का प्रयोग किया स्टूडेंट, और बाद में यह चलता रहा, सड़कों को नापने के लिए था। और आपने देखा था पहले वो मिर्जा का टाइटल कैरी करता था, बाद में काबुल जीता तो बादशाह, और उसके बाद जो है बाबर ने सबसे सुल्तान, जो अब तक चला आ रहा था दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे वह सुल्तान की उपाधि लेते थे, लेकिन इसने इस परंपरा को तोड़ दिया और बादशाह की उपाधि ली, जो कि इससे पहले के शासक जो है ऐसा नहीं करते थे। कहीं ना कहीं से अपनी संप्रभुता या फिर अपना मतलब एब्सोल्यूट पावर दिखाने का ये तरीका था उसका। इसके अलावा बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक था। उसने आगरा में जैमेतीय विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूर अफगान कहा गया, जहां पे इसे दफन किया गया था, परंतु बाद में इसे आराम बाग कहा जाता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर की, वह है तुजुक बाबरी। ये इसकी आत्मकथा है जो इसने खुद लिखी थी। अब हम इसके बारे में बात करें, तुजुक बाबरी जो है तुर्की में भारत का तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षी और फूलों और फलों और इन सभी का विस्तार पूर्वक जो है बाबर ने इसमें वर्णन किया है स्टूडेंट। बाबर की आत्मकथा का जो अनुवाद हुआ है एरिकन सहित हम देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के टाइम में उन्होंने फारसी में अनुवाद किया। श्रीमती वेब्रिज ने बाद में जाके अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। सबसे पहले अकबर के समय में पायदा खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। एलिफिस्टन एक इतिहासकार हैं, उन्होंने आत्मकथा के बारे में बताया है कि वास्तविक इतिहास का यह एशिया में पाया जाने वाला अब तक का अकेला ग्रंथ है। बाबरनामा वाक़ियात बाबरी के नाम से भी क्या है, विख्यात है। तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है जो भारत के उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों को, राजनीतिक, सांस्कृतिक और यहाँ के सारे फल फूल पक्षी इन सब का विस्तृत वर्णन करता है। तो कहीं ना कहीं से इसे माना जाता है कि उस समय के भारत की ये बड़ी अच्छी जानकारी देता है। इसके अलावा देखिए इतना युद्ध भी लड़ रहा था, इसके अलावा भी कितना जो है इसके पास जो युद्ध के बाद जो समय मिलता है, तो ये क्या करता है, बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करवाया। दीवान काव्य का मतलब क्या होता है, काव्य मतलब होता है पोएट्रीज, इसका इसने दीवान का संकलन कराया। मुबाइया मतलब मुबाइया एक पद शैली का विकास किया इसने, और रिसाले उसज नाम की रचना खत बाबरी भी इसे कहा जाता है। इसने एक रिसाले उसज की भी रचना की जिसे खत बाबरी कहते हैं। बाबर के बारे में लेनपुर लिखते हैं, बाबर वॉज द मेयर सोल्जर ऑफ फर्दर एंड नॉट द फाउंडर ऑफ द एम्पायर। एक तरह से ये सिपाही रहा जो अपने एम्पायर को क्या इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ता रहा स्टूडेंट, ना कि एक एम्पायर रहा। हम देखते हैं मतलब इसने इस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन जो आधारभूत क्या अब मुगल साम्राज्य की संरचनाएं होंगी, किन आधारों पर वह विकसित होगा, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं मिला, जो कि बाद में कौन करता है, अकबर करता है स्टूडेंट। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि बाबर और हुमायूं लगभग खाली युद्ध में ही लिपटे रहे, ये लोग युद्ध में ही लगे रहे। उस समय बाबर तो चला गया, लेकिन हुमायूं के सामने भी कम चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, क्योंकि अभी अभी अफगान थे, शेर खान लोदी वगैरह, इन सब के बारे में, शेर शाह सूरी वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। तो अभी बाबर चला गया है, एक तरह से उसने लोगों को शांत कर दिया। शांत क्या किया, बहुत सारे लोगों को हरा दिया है। अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के बाद वो उसके पास इतना ज़्यादा समय नहीं था कि वो और चीज़ों को विकसित कर पाता। इसके बाद इसका बेटा बनता है हुमायूं, और हुमायूं के सामने भी अफगान और बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। बाद में उसे हटना भी पड़ता है कई सालों के लिए, फिर वो पावर में आता है, लेकिन उसके पास भी समय नहीं रहता है। बाद में इन्हीं चीज़ों को सही रूपरेखा जो है एक मजबूत रूपरेखा के साथ इस्टेब्लिश करता है अकबर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सब चीज़ें जानेंगे। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे ज़रूर बताइए।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीज़ें देखिए, अगर मैं चाहूँ तो 2-3 शासक एक ही साथ करा दूँ, लेकिन एक बात बताइए, 1 डेढ़ घंटे की क्लास में आप खुद ही परेशान हो जाएँगे। दूसरी बात ये है कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़ा स्लो चलना पड़ता है हमें, थोड़ा स्लो, ये नहीं कि हम बहुत स्लो हैं, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा तो क्या इंटरेस्ट भी बना रहेगा और चीज़ें ज़्यादा क्लियर भी होंगी। तो मेरी कोशिश है कि आप जो एग्ज़ामिनेशन में बैठे हैं, आपको ये नहीं लगे कि मैडम ने आपको ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं समझाया, आप रिलेट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप वहाँ पर जाएँगे, जैसे मैं नहीं बोल रही हूँ, तो आपको एक इंटरेस्ट तो आया ना, तो आप जाके उन सब चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो रिलेट करना शुरू करेंगे। और अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे इनका बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसने क्या-क्या चीज़ें और विकसित की, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टूडेंट डिटेल से पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग नशीटेक गुरुकुलम में, इसी तरह मेरे साथ शाइस्ता के साथ। अपना ख्याल रखिए और हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हुमायूँ के बारे में जानेंगे कि जो साम्राज्य बाबर छोड़ के गया, बेटे ने उसका सही से ध्यान रखा या नहीं रखा, मगर देखिएगा कहीं ना कहीं से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। खैर, जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए आप लोग, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।